हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, यानी कि हम चैप्टर के नाम से ही पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी देखेंगे, छोटा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। उससे क्या होगा कि हमें इतना क्लियर हो जाएगा, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई हमें इस पूरे चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भाई इसके बारे में थोड़ी सी समरी देखना। यार देखो, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ भाई एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो यार, जिन लोगों ने मेरे से डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उनको ये बात थोड़ी थोड़ी तो पता ही होगी। मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, उसके बारे में भी मैं अभी दोबारा से रिपीट करूँगी। देखो यार, सबसे पहले समझो कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। यार एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यानी कि भाई देखो, हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि भाई हमने जब डाइजेशन वाले चैप्टर में इजेशन पढ़ा था तब भी तो हमने यही बात कही थी, तब भी हमने कहा था रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा ना डिफरेंस देख लेते हैं एक्सक्रीशन और इजेशन के बीच में। ये बात ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं और हम लोग कंफ्यूज ही होते रहते हैं। एक्सक्रीशन और इजेशन के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम देख लेते हैं। देखो यार, मैं ना आपको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन में बात करते हैं यार हम यूरिया की, ठीक है, यूरिया की। अब यूरिया का मतलब तो पता ही होगा सबको, ठीक है, यूरिन कह सकते हैं। तो एक्सक्रीशन में हम बात करते हैं यूरिन के रिमूवल की, कह सकते हैं रिमूवल ऑफ यूरिन। लेकिन इजेशन में हम बात करते हैं स्टूल के रिमूवल की, ठीक है। समझ में आया? छोटा सा डिफरेंस है, इसको लाइक मतलब पता नहीं क्यों समझाते ही नहीं है और हम कंफ्यूज होते रहते हैं। देखो यार, एक्सक्रीशन में यूरिन का रिमूवल होता है, यूरिन का, और इजेशन में होता है हमारा स्टूल का रिमूवल। सिंपल सी बात थी, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो यार, मैंने अभी एक वर्ड को बहुत हाईलाइट करके बोला। हमने कहा एक्सक्रीशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम बोलते हैं भाई एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब भाई ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? देखो यार, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये दो तरीके का हो सकता है। दो मतलब इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारी। एक तो आता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें आ जाता है हमारा अमोनिया, यूरिया और बाकी सब चीज़ें, जिसके बारे में हम अभी देखने ही वाले हैं। फिर हम कहते हैं दूसरा आ जाता है हमारे पास में वाटर भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई किस चीज़ की, एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है भाई। आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भाई इस चैप्टर में जो नाम दे रखा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अब वो क्या होते हैं? भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते होंगे? एक बात बताओ, कोई प्रोसेस है, उसका कोई हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उसको हम कह देते हैं उस प्रोसेस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है, प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। अब पूरी जब एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो जाएगी तो लास्ट में जो चीज़ बचेगी या जो चीज़ बनेगी उसको हम कह देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। भाई एक्सक्रीशन का प्रोसेस करने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिला उसको हमने कह दिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब हमें पता है कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वो यूरिन होने वाला है, ठीक है। तो भाई हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमने कहा भाई चैप्टर का जो नाम है उसमें एक और चीज़ आ रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसका मतलब हमने देख लिया। साथ में है देयर एलिमिनेशन, कि भाई उनको हम कैसे पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ भी। चैप्टर का नाम तो भाई हमें क्लियर हो गया है, और अब जब हमें चैप्टर का नाम ही क्लियर नहीं होगा तो भाई आगे तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए हमेशा चैप्टर को ना थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए उसके नेम्स की, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे यार, मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक के नाम बता देती हूँ। देखो यार, मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे सबसे पहले तो भाई हम कहते हैं, देखो यार जो हम ह्यूमंस हैं
हमारे अंदर तो यूरिन बनता है, ठीक है, यूरिन पास आउट करते हैं हम, लेकिन हम देखेंगे बाकी जानवरों में कैसा कैसा वेस्ट बनता है, क्या वेस्ट होता है उनका, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे भाई मेनली हम पढ़ेंगे अपने बारे में, यहाँ पे ह्यूमंस के नाम है भाई, क्या कौन सी यूनिट का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो भाई ह्यूमंस के बारे में ही तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार हम क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ेंगे कि भाई हमें पता है हम जो ह्यूमंस हैं भाई वो तो यूरिन पास आउट करते हैं, तभी तो यूरिन टेस्ट होता है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई वो यूरिन बनता कैसे है, ठीक है, क्या सब चीज़ें होती हैं, फिर हम देखेंगे यूरिन पास आउट कैसे होता है। बस इतना सा है इस चैप्टर में, बहुत लाइक ह्यूमन फिजियो तो यार है ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आज ना यार मैंने एक और चीज़ मतलब शुरू की है, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी भी लेके बैठी हूँ, ठीक है, ताकि हम एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट जैसे लाइंस हो उनके मतलब मैं आपको वहीं बता दूँ, डायग्राम्स में आपको वहीं पे अच्छे से समझा पाऊँ, और साथ में मैं रफ़ कॉपी भी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि मतलब मैं लिख के पढ़ाऊँ, ठीक है। अब यार लिख के पढ़ाने का ना थोड़ा सा ये है कि मेरे को जब मैं लिख के पढ़ाऊँगी तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, और इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे कि भाई कुछ चीज़ मुझे समझानी है तो मैं वो रफ़ कॉपी में लिख के समझा सकूँ, कोई अगर प्रोसेस समझाना है तो मैं रफ़ कॉपी में लिख के आपको समझा दूँगी, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है जी। भाई सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देख ली, याद तो हो गई होगी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। भाई एक्सक्रीशन की डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है जी, इतना हमें याद हो गया। चैप्टर को साथ साथ में याद करते हुए जाना है, ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई देखो ये जो हमारे पास में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब डाइजेशन का प्रोसेस जब हो रहा था तो उसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व था, उस सिस्टम का नाम क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना सबने, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उस चैप्टर की, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने वो चैप्टर, क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं मैंने, उसके शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दिए थे। अब देखो यार हम कहते हैं कि डाइजेशन का जब हमने प्रोसेस पढ़ा, हमने कहा भाई डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें एक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा था, उस सिस्टम का नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हो रही है तो उसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसको हमने कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब भाई एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना है तो उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं भाई ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये दो काम करता है। कौन से दो काम करता है भाई, हम कहते हैं पहला काम तो ये एक्सक्रीशन का ही करेगा। अब भाई जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम था तो एक तो वो डाइजेशन ही करवाएगा, उसी तरीके से हमारे पास में जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये ना दो काम करेगा, एक्सक्रीशन तो कराना ही है इसने, ठीक है, एक एक्स्ट्रा काम भी करता है, ओस्मो रेगुलेशन। भाई ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की है थोड़ी सी, इस चैप्टर में तो हमें पढ़ना ही है इसे डिटेल में। देखो यार ओस्मो रेगुलेशन का मतलब अभी के लिए आप इतना समझ लो, क्योंकि ये चीज़ हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़नी है बहुत अच्छे से, जब मैं आपको काउंटर करेंट मैकेनिज़्म समझाऊंगी, ठीक है। देखो हम कहते हैं कि ना हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है, और उसी वाटर के बैलेंस को बनाए रखने का जो कह सकते हैं तरीका होता है उसको हम ओस्मो रेगुलेशन कह देते हैं। अब भाई आपने सुना होगा कहते हैं पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, बहुत पानी पियो, मतलब तो यार अगर हम उतना पानी पिएंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने अभी पानी पिया और सारा लाइक एकदम से यूरिन आ गया, वही 5 लीटर पानी पिया 5 लीटर यूरिन, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं चीज़ें, बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तो उसी बैलेंस को बनाए रखने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। आगे पढ़ना है हमने इसी चैप्टर में, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अभी जस्ट जो बता रही हूँ उसको समझो, उसको याद रखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यार हम कहते हैं, वैसे तो मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा दिया है, ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, और नहीं तो मैं ना अभी दोबारा भी पढ़ाऊँगी एनिमल किंगडम, ठीक है।
लेकिन अभी सुनो, हमने एनिमल किंगडम चैप्टर में कहा देखा था भाई, अलग अलग किंगडम्स होते थे। हमने कहा था भाई इस किंगडम के अंदर ये वाला ये ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, इस किंगडम के अंदर ये वाला ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, देखा था ना। और इनफैक्ट मैंने कल रात को ही एनिमल किंगडम के शॉर्ट नोट्स शेयर किए, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ मतलब सारे ही उसमें लिखी हुई है कि इस किंगडम में एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये है, ठीक है। तो हमने एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई किस में कैसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, देखो प्रोटोनेफ्रीडिया। भाई ये प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं। ये एक ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है, इसलिए हमने इसको कह दिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ये जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका नाम होता है फोटोनेफ्रीडिया, इसको हम प्यार से फ्लेम सेल भी कह देते हैं। अब ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म्स में, कुछ एनेलिडा में, रोटिफर्स में, ठीक है, साथ में सिफेलोपोड्स में, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो यार, अगर आपको ये चीज़ें अभी याद ना भी हो ना तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे। बट मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा दिया था तो इसलिए मैंने यार यहाँ पे ये मेंशन की हुई है चीज़ें, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये तो था प्रोटोनेफ्रीडिया। अब हम कहते हैं भाई नेफ्रीडिया नाम की भी एक चीज़ होती है, ये प्रेजेंट होती है एनेलिडा में। अब आप कहोगे एनेलिडा तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी एनेलिडा के अंदर क्या दो ऑर्गन्स मिलेंगे? नहीं यार, ऊपर क्या लिखा है, कुछ एनेलिडा में। तो कुछ एनेलिडा में तो प्रोटोनेफ्रीडिया, और जो बाकी के एनेलिडा है उनके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई। फिर हम कहते हैं मैल्फिजियन टिब्यूल। अब भाई ये मैल्फिजियन टिब्यूल जो होते हैं ये हमें कीड़े मकोड़ों में मिलते हैं, हमारे इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर एक आता है हमारा ग्रीन ग्लैंड, या फिर इसको हम एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये सब क्या होते हैं ये ना हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, तो ये मत सोचना कि बस मैं नाम बोल रही हूँ ये इसमें मिलता है, ये इसमें मिलता है, मुझे पता है यार, लेकिन ये चीज़ ना एनिमल किंगडम की है, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी वो सब नहीं पढ़ना चाहते, वो प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़े टाइम बाद एनिमल किंगडम को दोबारा से पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं भाई ये जो ग्रीन ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड है ये हमें प्रॉन्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा कोरल ग्लैंड, ये जो होता है ये अरैकिड्स में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में आता है हमारा प्रोनेफ्रिक, ये हमें फिशेस में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है मीजोनेफ्रिक, ये हमें एम्फीबियंस में देखने के लिए मिलता है। और एक आता है मेटानेफ्रिक, ये हमें रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो हमारे प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, हम कहते हैं जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ बाकी सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में ये लोग एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो भाई एक ही काम करते हैं, क्या काम? ऑस्मो रेगुलेशन। वो कहते हैं भाई हम पानी का बैलेंस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी होते हैं ना हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये एक पेज आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई हमने ना इस चैप्टर में एक पार्ट अब ना कर लिया है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है कि भाई ये यही चीज़ें होती हैं, ये इन एनिमल्स में ये देखने के लिए मिलता है, इन ऑर्गेनिजम्स में ये देखने के लिए मिलता है। अब यार अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो यार, हम इंसान हैं, हमारे अंदर तो यूरिन बनता है, ये हमें पता है, लेकिन यार हमारे अलावा भी तो जीव जंतु है ना इस धरती पे। मछलियाँ भी हैं, छिपकलियाँ भी हैं, कॉकरोच भी हैं, हमारे मगरमच्छ भी हैं। तो भाई उनमें भी यूरिन बनता है क्या? देखते हैं भाई, उनमें कुछ अलग चीज़ें भी बनती हैं। तो देखो, वैसे तो हम इस चैप्टर में अपने बारे में ही बात करेंगे, यूरिन के बारे में, लेकिन यार थोड़ा सा कर देते हैं भाई इनके बारे में, इनके वेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना हमें,
डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन बस नाम याद रख लेते हैं भाई। ये जो छिपकली है इसके अंदर ऐसा वेस्ट होता है, ये जो कॉकरोच है इसके अंदर ऐसा वेस्ट होता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं यार इनके लिए, ठीक है। तो देखो हम कहते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वही 3 तरह के कौन से? अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और साथ में यूरिकोटैलिक। क्या होता है भाई समझते हैं। देखो यार पहले तो नाम से ही समझो। मैं हमेशा ये चीज़ प्रेफर करती हूँ बायो में कि चीज़ों को नाम से ही समझने की कोशिश किया करो। अब देखो यार अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक से क्या मतलब है? अमीनोटैलिक से थोड़ा थोड़ा अमोनिया जैसे साउंड कर रहा है, ये अमोनिया जैसे साउंड कर रहा है, ठीक है भाई। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक थोड़ा थोड़ा यूरिया जैसा साउंड कर रहा है भाई। फिर हम कहते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक थोड़ा थोड़ा यूरिक एसिड की तरह साउंड कर रहा है। देखो यूरिकोटैलिक, यूरिक तो ये थोड़ा थोड़ा यूरिक एसिड की तरह साउंड कर रहा है। तो यार हम क्या कहते हैं, हमने कहा भाई देखो जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो 3 तरह का होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में अमीनोटैलिक, कुछ में यूरियोटैलिक, कुछ यूरिकोटैलिक। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट के तौर पे, देखो दोबारा सुनो, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट के तौर पे अमोनिया बनता है उनको हम कह देते हैं अमीनोटैलिक, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिया बनता है उसको हम कह देते हैं यूरियोटैलिक। जिनके अंदर यूरिक एसिड बनता है उनको हम कह देते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया? अब आगे पढ़ते हैं। देखो यार हम कहते हैं भाई जो ये हमारा अमोनिया होता है, भाई अमोनिया क्या अच्छी चीज़ है? नहीं है भाई, इतनी गंदी स्मेल होती है अमोनिया की। आप केमिस्ट्री में जाते होंगे अपने लैब वगैरह में तो देखते होंगे अमोनिया की इतनी बेकार सी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ से जब अगर हम जा रहे होते हैं बाहर से, इतनी गंदी सी स्मेल आती है। वो क्यों भाई इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही होती है? क्योंकि वो स्मेल जो होती है वो अमोनिया की होती है। देख रहे हो आप खुद बताओ, जहाँ से स्मेल इतनी गंदी आ रही हो क्या वो चीज़ अच्छी होगी? नहीं भाई नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यार हम कहते हैं ये जो अमोनिया होता है ना ये मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। भाई इतनी गंदी स्मेल आ रही है, टॉक्सिक तो होएगा ही। तो हम कहते हैं भाई ये जो अमोनिया है ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो चीज़ टॉक्सिक होगी क्या उसे हम अपने अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते भाई। अब मान लो यार आपके मतलब कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप उनको अपने घर पे रख लोगे क्या? लाइक ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उनको रख लोगे आप अपने घर में? नहीं रख पाओगे भाई, वो टॉक्सिक हैं। उन्हें कहोगे भाई जल्दी जाओ आप अपने घर पे, ठीक है। इतना समझ आया? हमने कहा अभी तक हमने क्या बात की है, हमने कहा भाई देखो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया बनाते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट के तौर पे अमोनिया प्रेजेंट होता है उनको हमने कह दिया अमीनोटैलिक, ठीक है। हमने कहा अमोनिया भाई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम कहते हैं भाई यूरियोटैलिक में क्या केस है? हम कहते हैं यूरियोटैलिक के अंदर यूरिया बनता है, ठीक है। यूरिया या फिर यूरिन भी बोल सकते हैं। हम कहते हैं ये जो यूरिन होता है ये भी टॉक्सिक होता है लेकिन अमोनिया से कम होता है। टॉक्सिक भाई यूरिन भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, अमोनिया से कम है। तो इसको ना इसका केस ये है कि इसको हम थोड़े टाइम के लिए अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है भाई महीने तक स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। हमें पता है यूरिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है ह्यूमंस में। तो आप एक बात बताओ भाई, कर लेते हो ना आप कंट्रोल कभी कभी? अगर आसपास वॉशरूम ना हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वहीं पे ही फ्री हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम महीने महीने तक करें अपनी बॉडी के अंदर स्टोर। तो हम कहते हैं भाई जो यूरिया होता है ना यार इसको हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद में हम कहते हैं यूरिकोटैलिक में क्या बात कहते हैं भाई, हम कहते हैं ये जो यूरिकोटैलिक है इनके अंदर यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। हम कहते हैं ये जो यूरिक एसिड होता है ये तो भाई ना के बराबर टॉक्सिक है। अब कोई चीज़ बिल्कुल ही मतलब सीधी से है, कोई रिश्तेदार हैं बिल्कुल सीधे से हैं भाई, उनको तो हम रख सकते हैं अपने घर में आराम से, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। हमने कहा भाई देखो जो अमीनोटैलिक थे हमारे ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर अमोनिया बन रहा था। अमोनिया को भाई हम स्टोर नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, जल्दी से जल्दी निकालना है, तो इसके लिए हमें और पानी ना बहुत सारा चाहिए होता है। जो अमीनोटैलिक होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। फिर हम कहते हैं यूरियोटैलिक में क्या है, यूरियोटैलिक में भी पानी चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा। यूरियोटैलिक भाई बीच वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ना ज़्यादा ना कम। फिर आते हैं यूरिकोटैलिक, भाई ये तो बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं था, तो इनके लिए हमें पानी नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे कम पानी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम कहते हैं कि भाई ये बॉडी से बाहर कैसे कैसे पास होंगे, रिमूव कैसे होंगे, तो हम कहते हैं जो ये अमोनिया है ये कैसे रिमूव होगा, भाई ये बॉडी सरफेस से भी हो सकता है, ये गिल्स से भी हो सकता है, ठीक है, और किस प्रोसेस के वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, समझ आ गया। फिर हम कहते हैं जो यूरियोटैलिक है ये किडनी की हेल्प से बॉडी से बाहर जा सकता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं यूरिकोटैलिक भी किडनी की हेल्प से जा सकते हैं बॉडी से बाहर, ओके। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट मिल रहा है। जो हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े हो गए, साथ में पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हो गए, क्रोकोडाइल हो गया, बोनी फिशेस हो गई, इनके अंदर तो हमें भाई अमोनिया मिलता है, मतलब इनका वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, तो इसलिए हम इनको अमीनोटैलिक बोल देते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे बोनी फिश है, नाम याद रखना, ठीक है। फिर हम कहते हैं यूरिकोटैलिक मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, है ना, हम हो गए। साथ में कार्टिलेजिनस फिश हो गई, ये बोनी फिश मिलती है, बोनी फिश अमीनोटैलिक है, कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैलिक है। फिर साथ में फ्रॉग भी यूरियोटैलिक है, ठीक है। फिर हम कहते हैं यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड बन रहा है बर्ड्स में, साथ में जो छिपकलियाँ होती हैं उनमें, और साथ में कॉकरोच में। अब दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हम इस चीज़ को। देखो यार हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो 3 तरीके का होता है। कुछ लोगों में अमोनिया बनता है, कुछ लोगों में यूरिया बनता है, कुछ लोगों में यूरिक एसिड बनता है। अब यार हम कहते हैं जिन लोगों के अंदर अमोनिया बनता है उनको हम कह देते हैं अमीनोटैलिक, जिनके अंदर यूरिया बनता है उनको हम कह देते हैं यूरियोटैलिक, जिनके अंदर हमारा यूरिक एसिड बनता है उनको हम कह देते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई देखो ये जो हमारे अमीनोटैलिक होते हैं भाई इनके अंदर अमोनिया बन रहा है, अमोनिया भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, तो भाई जो चीज़ खतरनाक है उसको हम बॉडी में नहीं रख सकते, तो हम कहते हैं इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। हम कहते हैं भाई इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे तभी हमारी बॉडी से निकलेगा, तो हम कहते हैं अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये जो अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है ये अपने वेस्ट को यानी कि इस अमोनिया को बॉडी से बाहर भेजेंगे कैसे, तो ये भेज सकते हैं 2 तरीक़ों से, बॉडी सरफेस से भी भेज सकते हैं, साथ में गिल्स की हेल्प से भी भेज सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भाई इनके एग्जांपल्स क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको यार इतनी दुविधा में है, जिनको इतनी परेशानी सहनी पड़ रही है, भाई अमोनिया इतनी बेकार सी चीज़ है, तो यार ये प्रॉब्लम में ही तो है ऑर्गेनिज्म अमीनोटैलिक वाले। तो हम देखते हैं भाई कौन से हैं ऐसे बेचारे ऑर्गेनिज्म, कौन से हैं। तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले तो आगे अपना बोनी फिशेस आ गई, ठीक है, हमारे पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स आ गए, पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े आ गए। देखो शुरू से देखते हैं, हम कहते हैं पानी में रहने वाले इंसेक्ट यानी कि एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाले एम्फीबियन यानी कि एक्वेटिक एम्फीबियंस, फिर साथ में बोनी फिशेस आ गई, ठीक है।
और साथ में हमारा मगरमच्छ क्रोकोडाइल आ गया। ठीक है, तो ये थे अमीनोटैलिक। अब हम कहते हैं भाई यूरियोटैलिक की क्या कहानी थी। हमने कहा भाई यूरियोटैलिक में क्या होता है, यूरियोटैलिक के अंदर यूरिया बनता है। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई यूरिया जो होता है ना, यूरिया भी टॉक्सिक तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम कहीं ना कहीं तक अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं भाई ये यूरिया कैसे पास होता है। भाई अमोनिया तो पास हो गया बॉडी सरफेस और गिल्स की वजह से, ये यूरिया कैसे पास आउट होता है। तो ये यूरिया पास आउट होता है किडनी की हेल्प से। ठीक है, हम कहते हैं भाई इसके एग्जांपल कौन कौन से, इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास में मैमल्स, साथ में कार्टिलेजिनस फिशेस, साथ में फ्रॉग आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कहते हैं यूरिकोटैलिक की क्या कहानी है। यूरिकोटैलिक में बन रहा है यूरिक एसिड। ठीक है, हम कहते हैं ये जो यूरिक एसिड होता है भाई ये तो बहुत सीधा साधा है, ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता। ठीक है, अब भाई ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है तो इसको हम अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हम कहते हैं यार इसको बहुत कम पानी चाहिए। ठीक है, बाहर जाने के लिए बॉडी से बहुत कम पानी चाहिए। अब हम कहते हैं भाई ये भी जो होते हैं ये किडनी की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा भाई इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। इसके एग्जांपल्स आ गए, छिपकलियाँ आ गई, हमारे बर्ड्स आ गए और साथ में हमारे पास में कॉकरोच भी आ गया इसमें। ठीक है, तो यार एक्सक्रीटरी वेस्ट वाली कहानी क्लियर है। ठीक है, मेरे को आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये सब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे, जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी आते हैं और नीट में तो आते ही आते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है। देख पा रहे हो आप एनसीईआरटी। देखो यार मैं अभी एनसीईआरटी सीरीज़ नहीं लेके आई हूँ, एनसीईआरटी सीरीज़ आएगी जिसका नाम हम सोचेंगे क्या रखना है। लेकिन अभी देखो एनसीईआरटी सीरीज़ में ना हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। पर अभी ना मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा देती हूँ कि भाई कहाँ पे ये चीज़ें हैं। हमने पढ़ा अमीनोटैलिक, ये देखो अमीनोटैलिक दे रखा है। ठीक है, यूरियोटैलिक इसके बारे में पढ़ा हमने, यूरिकोटैलिक ये भी पढ़ा। तो अब देख रहे हो हमने एनसीईआरटी भी कवर करी है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम कहते हैं अमीनोटैलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से थे, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। अब ये भी देखा बोनी फिशेज भी पढ़ाया है ना अभी। ठीक है, फिर हम कहते हैं यूरियोटैलिक के हमारे पास में आ जाते हैं मैमल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, मरीन फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में यूरिकोटैलिक जिनमें यूरिक एसिड बनता है। तो इनमें हमने देखा था बर्ड्स आ रही थी, रेप्टाइल्स आ रहे थे, स्नेल्स आ रहे थे, इंसेक्ट्स ये सब आ रहे थे, कॉकरोच वगैरह है ना। तो यानी कि हमने भाई एनसीईआरटी भी पढ़ ली है। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी का ये वाला पेज कवर कर लिया है। तो आपको भाई पढ़नी है वो एनसीईआरटी जाके। मैं बोल कब से रही हूँ लेकिन अब अभी तक नहीं पढ़ी तो अब शुरू कर देना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो यार अब ये बात समझ में आ गई हमें कि भाई ये वेस्ट होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन भाई अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। भाई ये जो है ना चैप्टर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ रहा है, यानी कि हमें बात करनी है ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, कि भाई ह्यूमंस के अंदर क्या क्या होता है। तो यार हमें पता है ह्यूमंस के अंदर तो यूरिया बनता है, देखा अभी हमने। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यूरिन बनता है ह्यूमंस के अंदर। तो हमें ना अब यूरिन के बारे में पढ़ना है, हमें अब अपने बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यार, अब हम देखने वाले हैं वीडियो। सो सॉरी गाइस फॉर दिस ह्यूज इंट्रेंस, कुछ गड़बड़ हो गई थी। चलो यार कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यार हम क्या कह रहे थे, हम बोल रहे थे कि भाई हमें पढ़ना है अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में। तो हम कहते हैं भाई ह्यूमंस के अंदर यूरिन बन रहा है। ठीक है, यूरिन भाई डेली पास आउट करते हैं। ठीक है, अभी भी पास आउट करके ही आए होगे तभी बैठ के पढ़ रहे होगे। तो यार हम क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है यूरिन। अब हमें पता है भाई यूरिन बन रहा है तो उसके लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलना है। ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होएगा तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए होगा जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होएगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो भाई शुरू करते हैं हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना। अब देखो अब ये अपने ऊपर एक चीज़ पढ़ी होगी कि हमने यहाँ पे कहा था कि हम मैमल्स के अंदर यूरिन बनता है। ठीक है,
हमने कहा था यूरिन जो होता है वो बॉडी से कैसे पास आउट हो रहा है, किडनी की हेल्प से। तो यार हम क्या कहते हैं, किडनी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब कैसे पढ़ते हैं भाई, देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, तो यार हम कहते हैं जो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है ना, उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? हमें किडनी के बारे में पढ़ना है, हमें यूरेटर के बारे में पढ़ना है, हमें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ना है, हमें यूरेथ्रा के बारे में पढ़ना है। भाई ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या क्या है? तो कोई नहीं, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं यार, हम अभी पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सब चीज़ें। तो सबसे पहले ना हम किडनी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ ये सब चीज़ें कैसी दिखती हैं। देखो यार, कोई भी हंसना मत मेरे डायग्राम्स को देख के, ठीक है? बनाया है कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझो बस। देखो यार, ये हमारी किडनी है। अब आप सोच रहे होगे भाई ये तो पागल है कोई, मतलब किडनी, चलो डायग्राम बेकार तो बनाया ही, लेकिन ऐसे कैसे एक नीचे बना रखी है एक ऊपर बना रखी है, तो भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारे पास में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है लीवर, ठीक है? और लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? हाथ लगा के देखो, लीवर प्रेजेंट होता है। अब आप सोच रहे होगे, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट किडनी, इसको हम बोलते हैं राइट किडनी। ऐसा क्यों? आप कह रहे होगे राइट तो ये है, इसको राइट क्यों लिखा है? तो यार हम ना ये कैसे कर रहे हैं, इमेजिन ऐसे किया करो इन चीज़ों को, आपके सामने एक बॉडी पड़ी हुई है किसी की, और उस बॉडी में से आपने ये निकाला है, मतलब उस बॉडी, वो जो बॉडी लेटी हुई है, तो उसके लिए तो ये लेफ़्ट साइड है और उसके लिए ये राइट साइड है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो हम कहते हैं ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, ये हमारी राइट किडनी है। अब आप देख रहे होंगे मैंने जो राइट किडनी है उसको थोड़ा सा नीचे बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ना राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है? समझ आ गया कि राइट किडनी नीचे क्यों बनाई? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर ना लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब हमने कहा भाई हमारे पास में तो किडनी हो गई, ठीक है? एक पेयर ऑफ किडनी कह सकते हैं। पेयर क्यों? क्योंकि भाई दो किडनी है, ठीक है, दो किडनी है, इसलिए हमने कह दिया पेयर ऑफ किडनी है। फिर हम कह रहे हैं यूरेटर। यूरेटर क्या है? तो हम देख पा रहे हैं कि जो यूरेटर है वो किडनी से ही निकल रहा है, पाइप जैसा कुछ है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये एक बड़ा बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है हमारा यूरेथ्रा। यहाँ तक समझ आ गया? भाई टेंशन मत लो, हम एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। अब हम ना किडनी के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई देखो, अब पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। पानी वगैरह पी लो अगर किसी को पीना है तो। किडनी के लिए हम कहते हैं भाई सबसे पहले इसकी शेप किस तरीके की होती है, दिखने में कैसी है? तो हम कहते हैं किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड मतलब यार क्या, हमने राजमा की तरह है, थोड़ी थोड़ी समझाएं तो राजमा की तरह है दिखने में। देखा ना अभी कैसी बनी हुई है, कुछ इस तरीके की। अरे यार, किडनी अपनी कुछ इस तरीके की बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं बीन शेप्ड, ठीक है? राजमा जैसी शेप की बनी हुई है हमारी किडनी। हर जगह खाना, हर जगह खाना, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं भाई किडनी करती क्या है? भाई यूरिन बनाती है, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है? यूरिन बनाती है। हम कहते हैं भाई किडनी प्रेजेंट वहाँ पे होती है। इसकी लोकेशन के बारे में भी तो बात करेंगे। तो यार आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे पास में लाइक हमने जब अभी रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी किया तो हमने देखा था थोरेसिक कैविटी, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो हम कहते हैं जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर के बीच में, ठीक है? लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर के बीच में हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। भाई ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक पॉइंट तो वहीं पे अभी क्लियर करवा दिया था कि जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर उसे धक्का लगाता है नीचे की तरफ, ठीक है? इसलिए हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे मिलती है, ठीक है? अब हम कहते हैं किडनी जो होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यार पूरी किडनी के ऊपर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है। किडनी की, या कह सकते हैं भाई देखो थोड़ा सा इमेजिन करो,
मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये हमारी किडनी है, तो किडनी की ना इस वाली इस तरफ तो है पेरिटोनियम, इस तरफ नहीं है। तो यार आप देख पा रहे हो किडनी थोड़ी सी, या कह सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का है। हमारे पास में एक बॉक्स है जो मतलब आधा पेंट है, जो आधे बॉक्स के पास, आधे बॉक्स के ऊपर तो हमने पेंट कर रखा है, आधे बॉक्स के ऊपर हमने पेंट नहीं किया हुआ। तो उसी तरीके से हमारी किडनी है। थोड़ी किडनी जो है वो पेंट की हुई है, थोड़ी किडनी पेंट कह रही है, थोड़ी किडनी के ऊपर पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट है और थोड़ी किडनी के ऊपर पेरिटोनियम की लेयर नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कि ये ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़ कि अब आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करवा दूँ ये चीज़ दोबारा से। देखो यार हमने क्या कहा, हमने बोला किडनी जो होती है वो बी शेप्ड होती है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। हमने कहा किडनी यूरिन बना रही होती है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। हमने कहा किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है, क्यों भाई, क्योंकि किडनी के ऊपर ना पेरिटोनियल की लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो पूरी किडनी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ ही पार्ट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। फिर हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो राइट किडनी के ऊपर बैठा होता है और वो लीवर राइट किडनी को नीचे नीचे धक्का देता रहता है, इसलिए हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे मिलती है। भाई यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो किडनी के बारे में हमने बात की, ठीक है, अब हम ना किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई अंदर क्या मिल रहा है किडनी के, तो देखो यार किडनी के अंदर की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले तो हम कहते हैं किडनी के ऊपर ना 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है भाई देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये आपको ऑरेंज कलर की लेयर दिख रही है, इस वाली लेयर का नाम होता है रीनल कैप्सूल। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, रीनल वर्ड जो होता है ये यूज़ होता है किडनी के लिए। आपको अभी इस चैप्टर में रीनल वर्ड बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लो कि जो रीनल वर्ड है ना वो किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, समझ आ गया। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई किडनी के जो ऊपर सबसे ऊपर लेयर है, मतलब किडनी के जो जस्ट पास में लेयर है उसको नाम देते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। हम कहते हैं इससे ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम होता है एडिपोज कैप्सूल। भाई एडिपोज सुना सुना सा नाम लग रहा है, एडिपोज कहाँ पढ़ा था बताओ, सोचो सोचो, 1 मिनट पॉज करो वीडियो और सोचो कहाँ पढ़ा था एडिपोज। टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है, एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, सबसे पहला चैप्टर वही पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था भाई एनिमल टिश्यू में हमारे पास में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ थे, जिसमें एक था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट था एडिपोज, ठीक है। तो हमने एडिपोज वहाँ पे पढ़ा था। अब ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो देख लेना भाई उस चीज़ की। मैंने तो बस रिमाइंड करवाया है अभी। हमने क्या कहा, हमने कहा भाई किडनी के जो सबसे पास में लेयर है उसका तो नाम है रीनल कैप्सूल। अब किडनी ये रीनल कैप्सूल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है एडिपोज कैप्सूल, ठीक है। हम कहते हैं इसके ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम है रीनल फ्लैसिया, रीनल फेशिया, ठीक है, रीनल फेशिया इसका नाम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोला अभी तक मैंने कहा भाई किडनी के ऊपर 3 लेयर है, ये हमारी किडनी है। डायग्राम में डर लग रहा है भाई साहब, इतना बुरा डायग्राम। चलो इतना बढ़िया बनाया मैंने, कितनी बढ़िया किडनी बनाई। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ये हमारी किडनी है, किडनी के जो सबसे पास में जो लेयर है यानी किडनी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो है रीनल पेल्विस, सॉरी रीनल कैप्सूल। ये किडनी की बेस्ट फ्रेंड है रीनल कैप्सूल। इसके ऊपर एक और लेयर है, यानी कि ये भी दोस्त है लेकिन रीनल कैप्सूल जितनी पास नहीं है। इसका क्या नाम है, एडिपोज कैप्सूल। हम कह रहे हैं अब एक और दोस्त है जिसको बस मुंह से बोलने के लिए है, क्या बोलते हैं उसे, मुंह बोली दोस्त, यस मुंह बोली दोस्त है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है रीनल फेशिया।
हमने कहा भाई किडनी की 3 सहेलियाँ हैं। एक है बेस्ट फ्रेंड जिसका जो उसके सबसे पास में रहती है, जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। उसके बाद में एक आया जो भाई ठीक है, मतलब ठीक ठाक दोस्त है, क्लोज फ्रेंड, नॉट बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, उसका नाम है एडिपोस कैप्सूल। फिर एक आती है मुँह बोली फ्रेंड जो बस मतलब हाय हेलो करने के लिए, ठीक है, अंदर से तो जलते हैं उससे उसका नाम है रीनल फेशिया। ठीक है, समझ में आ गया, लेयर समझ में आई। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं ये तो किडनी की लेयर्स के बारे में था, भाई किडनी के अंदर भी तो कुछ प्रेजेंट होगा, तो देखते हैं भाई किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है। अब मैं आज आपको रफ कॉपी में समझाऊंगी। तो देखो भाई, अब हम किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले एक बड़ी सी किडनी बना लेते हैं यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी कितनी बेकार किडनी। ये आप लोगों की किडनी है बताना कमेंट में किसकी किडनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं कहती हूँ भाई जो ये हमारी किडनी है, इस किडनी के 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं इस किडनी के। कौन से 2 हिस्से हैं? एक हिस्से को हम कहते हैं कोर्टेक्स, एक हिस्से को हम कहते हैं मेडुला। मैंने कहा भाई ये हमारी बड़ी सी किडनी है, ठीक है। हम कहते हैं इस किडनी के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं कोर्टेक्स, एक को हम कहते हैं मेडुला। जो बाहर वाली साइड है ना किडनी की, उसको हम कहते हैं कोर्टेक्स, और जो अंदर वाली साइड है किडनी की, उसको हम कहते हैं मेडुला। दोबारा बोलूँ, देखो हमने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में ये किडनी है, इस किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो हमारा बाहर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कोर्टेक्स, एक होता है हमारा अंदर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं मेडुला। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये जो हमारा मेडुला वाला पार्ट है, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे ना कुछ पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे, देख रहे हो आप, इस शेप के स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस शेप को पिरामिडल शेप कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये जो पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते क्या हैं? इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ये समझ में आ गया? मैंने कहा भाई ये किडनी थी, इसके 2 पार्ट्स थे, एक था कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, एक था मेडुला अंदर वाला पार्ट। मैंने कहा मेडुला के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट है, ऐसे इस शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पिरामिड शेप के, इनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में एक चीज़ होएगी, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। अब जब 2 माइनर कैलिक्स मिल जाती हैं तो हम बोल देते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने अभी तक बोला कि ये हमारी किडनी है, किडनी के 2 पार्ट्स है, एक बाहर वाला कोर्टेक्स, एक अंदर वाला मेडुला। मेडुला के अंदर ऐसे पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हमारे रीनल पिरामिड्स। अब हम कह रहे हैं ये जो यहाँ पे एक और चीज़ होएगी, कुछ इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम कहेंगे माइनर कैलिक्स। अब जब ये 2 माइनर कैलिक्स मिल जाते हैं, इनको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। ये हमारे 2 माइनर कैलिक्स मिल गए तो इनको हमने कह दिया मेजर कैलिक्स। अब जब ये सारे मेजर कैलिक्स मिल जाते हैं, जब सारे मेजर कैलिक्स मिल जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। तब हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। समझ आया किडनी का स्ट्रक्चर? अब यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब भाई ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के बारे में भाई हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से समझना है हमें नेफ्रॉन को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना नेफ्रॉन ही है किडनी में, इसलिए हम नेफ्रॉन को एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का दिल का टुकड़ा है वो नेफ्रॉन, ठीक है। तो आपको समझ में आया इतना? देखो यार रफ कॉपी में अच्छे से समझाया है मैंने। अब हम एक बार अपनी नोट्स में देख लेते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई सबसे पहले किडनी है, ये किडनी की बेस्ट फ्रेंड है,
जिसका नाम होता है हमारा क्या, रीनल कैप्सूल। उसके बाद में किडनी की क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम होता है एडिपोज कैप्सूल। किडनी की बस मुंह बोली फ्रेंड है जिसका नाम होता है क्या, रीनल फेशिया। ठीक है, ये थी किडनी के लेयर्स के बारे में बात। अब हम किडनी के अंदर जा रहे हैं। हम कहते हैं किडनी के अंदर गए तो दो पार्ट है, एक जो बाहर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोर्टेक्स, एक जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेडुला। हम कहते हैं मेडुला के अंदर ऐसे पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड। ठीक है, इन रीनल पिरामिड में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन पे अभी इतना ज़्यादा मत जाओ, पढ़ेंगे डिटेल में। हम कहते हैं भाई कुछ तरीके से हमारे माइनर कैलिक्स प्रेजेंट है। जब ये माइनर कैलिक्स जुड़ जाते हैं तो बनता है हमारे पास में, जब दो माइनर कैलिक्स मिल जाते हैं तो कहते हैं मेजर कैलिक्स, और जब बहुत सारे मेजर कैलिक्स मिल जाते हैं तो कहते हैं रीनल पेल्विक्स। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, फिर ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता। अब आप देख रहे हो कि ये गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम बोलते हैं। अब ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। किडनी समझ आ गई, अच्छे से आ गई समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, किडनी के बारे में था हमारा यूरेटर। देख लो ऊपर यूरेटर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं यूरेटर के बारे में। आज मेरा गला बहुत सूख रहा है। देखो यूरेटर के बारे में हम लोग बोलते हैं, यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा दिख रहा है ना, तो यही हम कहते हैं एक लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होगा यार, हमने कहा था किडनी के अंदर यूरिन बन रहा था, अभी पढ़ा था हमने। अब हम देख रहे हैं भाई ये हमारी किडनी है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बीच में ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या होता है, यूरेटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे यूरिन है, हमें पता है कि किडनी के अंदर यूरिन है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूरेटर है ये इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के पास में लेके आ रहा है। ध्यान से सुनो, वर्ड्स पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा किडनी के अंदर यूरिन है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, बीच में हमारे पास में यूरेटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूरेटर होता है वो किडनी से यूरिन लेके आ रहा है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के पास में। वही चीज़ अंग्रेजी में लिखी हुई है हमने। हम कहते हैं कि ये जो होता है, ये जो हमारा यूरेटर होता है ये किडनी से यूरिन को रिसीव करता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो किडनी से यूरिन को लेके आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर को दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये जो यूरेटर है ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुल रहा है, लेकिन ये ना साइड में जाके खुलेगा। इसमें तो हमने बनाया है ऐसे, लेकिन ये जो ऐसे करके, ये हमारी किडनी समझ लीजिए आप, यहाँ से ये हमारा यूरेटर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अरे ये भाई साहब इतनी बुरी, रहने दो यार, आप यहीं पे समझ रहे हो यार। ये जो होता है ना, ये जो हमारी यूरेटर होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, लेकिन जो ये खुलता है ना जिस तरीके से, कुछ ऐसे टेढ़े तरीके से खुलता है। ठीक है, कुछ ऐसे करके खुलेगा। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे नहीं खुलता कि ये हमारे पास में ये यूरिनरी ब्लैडर है, बिल्कुल ऐसे नहीं खुलेगा, यहाँ पे साइडों में खुलता है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ना ये ऑब्लिक ओपनिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या कहा, यूरेटर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है ऑब्लिक ओपनिंग्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यूरेटर क्लियर है, किडनी क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो भाई, नेक्स्ट आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पायरिफॉर्म भी बोलते हैं। इसकी जो शेप होती है उसको हम पायरिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यार, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पास में कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ड्यूटरो मसल्स। ठीक है, उसके बाद में हम कहते हैं कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पास में जो अंदर टिश्यू होते हैं उस टिश्यू का नाम होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, अपने टिश्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। तो अगर किसी को नहीं
समझ में आ रहा है क्या होता है, किसी को नहीं पता तो आप प्लीज़ पढ़ लेना, वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यार ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है इसका काम क्या होता है कि ये बार बार अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अब यार आप खुद बताओ, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके पास में बार बार यूरिन आएगा, तो उसको जब यूरिन को पास आउट कराना होगा तो वो बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। इसी वजह से यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है। और इसी को हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। समझ आ गया। अब हम क्या कहते हैं यार, हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर की 2 ओपनिंग्स होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब जैसे कि हमने एनस के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था जो एनस होता है उसके पास में भी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। इंटरनल वाली इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एक्सटर्नल वाली हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो वही चीज़ थी। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं देखो यार, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मतलब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जब ये आधे से ज़्यादा फिल हो जाएगा, जब इसके अंदर आधे से ज़्यादा यूरिन भर जाएगा, तो ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको? CNS को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल भेजेगा कि भाई देखो, मैं जो हूँ मैं आधे से ज़्यादा भर गया हूँ, यानी कि यूरिन बहुत ज़्यादा है। तो अब CNS क्या करेगा? CNS क्या करेगा? मोटर नर्व की उससे इसके जो बाहर वाले सेल्स थे, यूट्रोमसल्स, इनको क्या करता है, इनको सिग्नल देगा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो यूरिन बाहर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या है कि यार यूरिन कैसे पास कराना है ये चीज़ बताई गई है कि यार क्या होता है, जब ये भरने लग जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये CNS को सिग्नल भेजता है कि भाई यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब CNS क्या करता है, CNS वापस से इसको सिग्नल भेजता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, ठीक है, यानी कि आप यूरिन को पास कर दो, ठीक है। यही चीज़ है बस। तो ये था यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। फिर आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जो यूरेथ्रा होता है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल्स में अलग होता है, मेल्स में अलग अलग होता है। कैसे यार? देखो, हमें पता है फीमेल्स के अंदर ये जो यूरेथ्रा होता है ये शॉर्ट होता है, वहीं पे मेल्स के अंदर ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है। अब हमें एक चीज़ पता है, देखो यार, ये चीज़ हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और वहीं पे ज़्यादा उससे पढ़ते हैं कि सीमन वगैरह क्या होता है, पर थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको सीमन क्या होता है। देखो यार, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि फीमेल्स के अंदर ये जो यूरेथ्रा होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करता है, यूरिन होता है इसके पास में। हम लोग बोलते हैं फीमेल्स के केसेस में यूरेथ्रा के पास में सिर्फ और सिर्फ हमारा यूरिन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स के पास में इस यूरेथ्रा के पास में यूरिन भी होता है और साथ में सीमन भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जब यार हमारे पास में रिप्रोडक्शन, ये कह सकते हैं यार, जब हमारे पास में रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी होता है और जब यूरिन भी होता है, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं यूरिनोजेनेटिकल डक्ट, ठीक है। तो यार इसको, अब मेल्स में यूरिन भी मिल रहा है, सीमन भी मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूरिनोजेनेटिकल डक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? आज वीडियो बड़ी बनी है, अब से हम इतनी बड़ी वीडियो बनाएंगे। आज यार मेरे को वैसे वीडियो बना तो नहीं पा रही थी मैं, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए। अब देखो यार, हमने आज क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिल रहे थे। फिर हमने देखा भाई एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो 3 तरीके का होता है। फिर हमने अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया है। अब यार कल हमें क्या करना है, कल हमें पहले तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करना है, फिर धीरे धीरे हम यूरिन फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, फिर बस हमारे पास में काउंटर करेंट मैकेनिज़्म, और फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार, अब देखो वही चीज़ बोलती हूँ यार मैं, और आप करते नहीं हो वो चीज़, मतलब इतना बोलने के बाद भी। यार अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, एक बात बताओ, आप ये सब पढ़ रहे हो, आप 11th-12th क्लास में हो, मतलब इतनी तो आप में मतलब मैनर्स होनी चाहिए कि ग्रैटिट्यूड शो करो, किसी को अप्रिशिएट करो। यार मैं वही बात बोलती हूँ, मान लो कि यार अभी 15 अगस्त आ रहा है, आप लोग अपने अपने स्कूल में प्रोग्राम करोगे,
आप जा रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, कोई डांस कर रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे लोग बस बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करे, तो आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं अपना प्रोग्राम पूरा करूँ। आपको चाहिए होगा जैसे ही मैं स्टेज पे जाऊँ लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, ठीक है। तो यार मैं ये तो नहीं कह रही कि आप पहले तालियां बजाओ, लेकिन यार कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि आपने देख ली, पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद में आप मेरे को जस्ट बता सको कि हाँ भाई आपको समझ आया है, कितना समझ आया है, क्या और क्या चाहिए, या मैं और क्या इम्प्रूव करूँ, मुझे बताओ तो सही कमेंट करके। तो वो चीज़ क्या करो यार, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद में जैसे लोग यार आप चाहते हो आपके लिए क्लैपिंग हो, तो उसी तरीके से भाई हमारे लिए लाइक भी कर दिया करो, और हो सके तो यार वीडियो को 2-3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, उनको कहा करो देख लो आप भी वीडियो, साथ में यार सब्सक्राइब कर दिया करो यूट्यूब चैनल। ये 1-2 मिनट का काम होता है ये, बस रील्स देख लो, ये कर लो वो कर लो तो देखो यार ये तो मजाक की बात है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, करना हो तो करना, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि करना ज़रूर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी, नहीं कर सकते कमेंट, नहीं बता सकते कितना समझ आया, क्या समझ आया, कुछ नहीं, मेरे को 10 में से रेटिंग दे दिया करो, और बस ये लिख जाया करो भाई 10 में से 2 नंबर दे रहे हो तो 2 लिख जाओ, 5 दे रहे हो तो 5 लिख जाओ, ठीक है, बस ये लिख के चले जाया करो। ओके, बस यार ये कहना था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए यार आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। और हाँ, मैं आपको दिखा दूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बारी डायग्राम NCERT के अंदर, देख लो यार हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया है। देखो यही डायग्राम दिखाया था, हाँ वो बात अलग है मैंने नहीं बनाया इतना अच्छा, लेकिन यही सब चीज़ें समझाई गई है। अभी इसमें जो चीज़ें सोच रहे हो गए ये क्या, ये हमें नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे वो, ठीक है। तो ये वाला पेज पढ़ना पूरा अच्छे से, ये समझ आएगा। देखो ये भी हमने पढ़ लिया कि कौन से और किस ऑर्गेनिज्म में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है, ये वाला पेज पढ़ लिया, ये वाला पेज पढ़ लिया, ज़रूर पढ़ना इसे। ये कल पढ़ेंगे हम नेफ्रॉन में, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। ये वाला डायग्राम पढ़ना, ये हमने कर लिया, इसको पढ़ना, आज बस इतना पढ़ लेना, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। तो यस यार, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड